गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो ऑनलाइन क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, हमने जो है वो अपना सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पोलिनोमियल उसको पढ़ना शुरू कर दिया है, और उसमें हमने इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा कि किसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आने वाला है पोल सेक्शन में। ध्यान दे बच्चों, वो एक रिवीजन क्वेश्चन है। उसका जो है वो पोल रिजल्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है। रिवीजन क्वेश्चन क्यों? क्योंकि चेक करना चाहते हैं कि लास्ट क्लास का कितना नॉलेज आपको हुआ है। ठीक है, तो अभी के लिए चैट कर लेते हैं ऑफ। उसके बाद हम उस क्वेश्चन को भी अच्छे से सीखेंगे, कैसे उसको सॉल्व करना है वो भी सीखेंगे। पर अभी आपका एक छोटा सा रिवीजन क्वेश्चन का टेस्ट ले लेते हैं। बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चों ये है, आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2z+6, 2z+6 और साथ में इक्वल टू 3+z। तो हमने ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था जहां पर हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी वेरिएबल दिख रहा था और राइट हैंड साइड में भी वेरिएबल दिख रहा था। तो हमने इसके लिए क्या सोचा था कि हमें दोनों साइड वेरिएबल नहीं चाहिए, तो यहां से इसको उठा के यहां ले आइए। कैसे ये आएगा? तो अपने साइन को बदलते हुए। बस, इससे ज्यादा अभी मैं आपको हिंट नहीं दे पाऊंगी। अभी आप इसको अपनी तरफ से सॉल्व कीजिए, फिर हम सीखेंगे कि कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। सॉल्व करना शुरू कर दें। पोल आपको अभी नजर आ जाएगा, बस थोड़ा सा इंतजार। चलिए, अभी आप सभी को जो है वो पोल भी नजर आ चुका होगा। सभी बच्चे जाएं अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके कर दें। ठीक है, क्लास में हमारे पास अभी 24 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 4 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद ही अपना आंसर जो है वो आपने देना है। ठीक है, पोल में आंसर देने में अगर किसी को नहीं पता कि पोल में आंसर कैसे देते हैं, कहाँ से देना है, तो आप माइक ऑन करके मुझसे पूछे बच्चों, या हैंड रेज करो। अगर कोई ऐसा है जिन्हें पोल में आंसर देना नहीं आ रहा, तो आप हैंड रेज भी कर सकते हो या माइक ऑन करके मुझसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो आपको ऐसे बता देती हूँ। आपको अपने फोन की स्क्रीन पर सबसे नीचे कोने में 3 डॉट्स, 3 बिंदु दिख रहे होंगे, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने से आपको जो है वो बहुत से ऑप्शन नजर आएंगे, है ना, जिसमें से आपने जाना है एक्टिविटीज के ऑप्शन पर। जब आप एक्टिविटीज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको नजर आएगा पोल एक्टिव। फिर आपने पोल एक्टिव पे भी क्लिक करना है। फिर आपके सामने 4 ऑप्शन नजर आएंगे ABCD करके। जो भी ऑप्शन सही होगा उसको आपने क्लिक करना है, फिर वोट पे आपने क्लिक कर देना है। वहां पे बस ABCD लिखा हुआ है और उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा है। ए पे कौन है, बी पे कौन है, सी पे कौन है, डी पे कौन है, क्या लिखा है ये आपको स्क्रीन पे जाके ही देखना होगा। तो मतलब पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर मैच करो, ऑप्शन नंबर डिसाइड कर लो, फिर पोल में आंसर दो। ठीक है, तो अभी मैं देख पा रही हूँ कि 16 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास 25 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 17 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे। और अभी रहते हैं 8 बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं किया है। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है वो फटाफट से हैंड रेज कर लीजिए। ठीक है, अंजलि, दीपिका, सुष्मिता, रानी, एकता, निशा, रूपा, सलोनियन, नेहा, नंदिनी, प्रिया, निशा, मुस्कान, मानसी, ये सभी बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। एक और नाम से अंजलि, वो भी अपना आंसर दे चुके हैं। हिमांशी ने भी आंसर दे दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी बच्चे आंसर दें भाई बारी बारी करके, मतलब सॉल्व करने के बाद।
रूपांजलि, अंजलि, प्राची, प्रियंका, शुभ लक्ष्मी, लकी प्रिया, अभी आपने क्लास को ज्वाइन किया है तो आप एक बार देख लें, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, उसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। और बाकी कौन कौन अभी रहता है, तो प्रियंका, पूनम, पूनम जी के नाम से जो है वो भी अपना आंसर दे दीजिए। आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लीजिए। यशिका बेटा आप भी आंसर दे दो। चंचल आंसर दे दीजिए, आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लीजिए। ठीक है, रूपांजलि ने आंसर दे दिया, अंजलि ने आंसर दे दिया। तो 23 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। वेरी गुड बच्चों, क्लास में हमारे पास अभी 27 स्टूडेंट्स हैं, तो 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। 24, वेरी गुड, 24 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 3 स्टूडेंट्स अब रहते हैं। तो चलिए अब हम कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो 10 सेकंड्स में अपना आंसर जरूर जरूर कर दें, ठीक है। नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, आप चैट में आंसर दे देना, क्योंकि मैंने कहा पोल रिजल्ट से इस क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। मैम 1 सेकंड में सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है बेटा, सॉल्व कर लें इसको। बाकी बच्चे भी सॉल्व कर ले। हाँ कर ले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर ले सॉल्व। और जब हो जाएगा तो हैंड रेज कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए शुभ लक्ष्मी और लकी प्रिया, बच्चों आप भी इसको सॉल्व कर लीजिए और अपना आंसर दे दीजिए। और अगर कोई और रहते हैं तो बच्चों आप भी अपना आंसर दे दो, तब तक के लिए थोड़ा टाइम आपको और मिल गया है। अभी वो क्लास से लेफ्ट हो गई क्या? ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट और फिर बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फुल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको बच्चों वहीं पे नजर आ रहा होगा जहां पे आप अपना आंसर दे के आए हैं। तो देखिए कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना राइट आंसर माना था। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी को बहुत से बच्चों ने चूज किया है। तो अभी चेक करते हैं कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है या नहीं। तो इस केस में मैंने कहा कि हमें क्या करना होता है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन की मदद से हम सारे रूल्स सीख लेंगे, ठीक है। इसी एक क्वेश्चन की हेल्प से हम सारे के सारे रूल जो है वो सीखने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। हमने कहा कि ये होती है लेफ्ट हैंड साइड, ये होती है राइट हैंड साइड। हमें कभी भी कहा जाए कि आप अपनी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालिए, तो उसका सीधा मतलब होता है कि आप अपनी इक्वेशन में प्रेजेंट इस वेरिएबल की वैल्यू निकालो, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मींस अपनी इक्वेशन में प्रेजेंट वेरिएबल का जो है वो आंसर फाइंड करो, उसकी वैल्यू फाइंड करो। तो मैंने देखा कि मुझे यहाँ पे z की वैल्यू निकालनी है, साथ में मैंने ये भी देखा कि z यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों साइड में z था। तो दोनों साइड में हमें कभी भी अपना वेरिएबल नहीं चाहिए होता, हम कोशिश करते हैं कि वो एक तरफ आ जाए और सॉल्व हो जाए, ठीक है। हम कोशिश करते हैं एक तरफ आके उसको सॉल्व कर लें। तो अभी मैंने क्या किया, इस z को यहां से उठाया और इसको मैं राइट हैंड साइड में लेकर के आऊंगी। तो 2z का 2z प्लस 6 का प्लस 6, z को उठा करके मैंने यहां पर लिखा। देखिए बच्चों, यहाँ पे z प्लस का था। जब कोई भी या तो नंबर हो या तो वेरिएबल हो, अगर वो अपनी साइड चेंज कर रहा हो, ये राइट में है, ये लेफ्ट में आना चाह रहा है, इसने इक्वल टू को क्रॉस किया, तो इक्वल टू को क्रॉस करने का मतलब है कि इसे कुछ ना कुछ तो चेंज खुद में लाना पड़ेगा। तो अगर ये राइट हैंड साइड में प्लस का था, पॉजिटिव का था, तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को आएगा तो अपने साथ माइनस का साइन लेके आएगा, ठीक है। जो चीज प्लस की होती है वो माइनस बन जाती है, अगर ये माइनस का होता तो ये प्लस बन जाता, ठीक है। ये सभी को समझ आ गया कि क्या हुआ, साइन चेंज हो गया है इसका, क्योंकि इसने अपनी साइड चेंज की है।
तो इस तरफ कौन रह गया, z को तो हमने उस तरफ भेज दिया है, तो यहाँ पे कौन रह गया, तो यहाँ पे रह गया सिर्फ और सिर्फ हमारा 3। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। फिर मैंने देखा कि ये जो 2z है और माइनस का z है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स क्या होती हैं, हम अपनी पिछले क्लासेस में काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं। लाइक टर्म्स को बच्चों हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इस 6 की और इस z की जगह को बदल दिया, इनके प्लेसेस बदल दिए। 6 को मैंने बाद में लिखा, z को मैंने पहले लिखा, लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज का बिल्कुल अच्छे से ध्यान दिया है। वो क्या चीज है कि इनके साइन मिसमैच ना हो जाए। अगर z माइनस का है तो यहाँ पर आके भी ये माइनस का ही रहना चाहिए, तो मैंने वो किया है। माइनस का z था, यहाँ पे माइनस ही है, प्लस का 6 था, यहाँ पे प्लस का ही है। मतलब इनके साइन को आप अपनी मर्जी से नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 3। उसके बाद इसको करते हैं सॉल्व। तो देखो 2z में से जब एक z को आप माइनस कर देंगे तो आपके पास कितने z बचेंगे, बताइए जरा। मैम 1z 1z, या फिर इसको हम z लिख सकते हैं। तो 2z में से माइनस हो गया, z बच गया, साथ में प्लस का 6 है और साथ में है इक्वल टू का 3। तो अभी देखते हैं क्या होगा। z को हमने अकेला छोड़ना है क्योंकि हमें z की वैल्यू चाहिए। z को अकेला छोड़ने के लिए हमें इस 6 को यहां से गायब करना होगा, 6 को यहां से हटाना होगा। तो z को मैंने अकेला छोड़ दिया। 6 को कैसे हटाएंगे, इसको उठा करके यहां रख देंगे, हट जाएगा, है ना। इक्वल टू का गया और यहाँ पे मैंने लिख दिया है 3। और जब 6 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ को जाएगा तो अपना साइन चेंज कर देगा, क्योंकि ये साइड चेंज कर रहा है, ये इक्वल टू को क्रॉस कर रहा है। इसने जब इक्वल क्रॉस कर दिया तो इसका साइन बदल जाता है बच्चों, इसलिए ये आ गया माइनस का 6। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करें, नहीं तो आवाज टकराती है। सभी बच्चे एक बार चेक करें, आप सभी का माइक ऑफ है। चलो, तो z यहाँ पे अकेला रह गया और हमें पता है कि 3 में से z 6 तो माइनस नहीं होता, तो 6 में से 3 को माइनस कर ले तो उत्तर तो हमारा, सॉरी आंसर तो हमारा 3 आएगा। लेकिन हमें ये भी पता है कि अगर हमारे पास दो ऐसे नंबर है तो हमें चेक करना पड़ता है कि इनमें से बड़ा कौन है। तो 3 और 6 में बच्चों 6 बड़ा था, 6 इज द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर के पास अगर माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस का साइन ही आना चाहिए, या यूं कहें तो माइनस का साइन ही आएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि वहीं पर था माइनस का 3। और ऑप्शन नंबर सी, बी और ए बिल्कुल ही गलत है। तो अभी बताएं, इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लें, अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप वाई टाइप कर सकते हो। क्यों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बेटा। मैम ये फर्स्ट से थर्ड लाइन है मैम, यहाँ से एक बार समझाना मैम, ये क्रॉस हुआ जब जेड इधर आ गया, सिक्स इधर आ गया। पॉजिटिव थर्ड साइड मतलब कौन सा वाला, यहाँ से मैम हाँ यस मैम। मैम दोबारा ठीक है बेटा। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं दोबारा से, तो इसको चलो शुरू से समझ लेते हैं फटाफट से, है ना। देखो क्वेश्चन हमारे पास था 2z और प्लस में 6 और इक्वल टू में 3 और प्लस में z। तो हमने कहा कि जब हमें इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है बच्चों, तो हम कोशिश ये करेंगे कि जो हमारा वेरिएबल है वो किसी एक ही साइड में हो, या तो राइट हैंड साइड में हो या तो लेफ्ट हैंड साइड में हो। ठीक है, तो मैंने देखा कि दोनों में था, दोनों में तो मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने इस z को यहां से उठा करके शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड को। तो कैसे आएगा ये 2z प्लस 6, ऐसे का ऐसा ही रहेगा। जब ये z यहां से मैंने शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो यहां पर देखो राइट हैंड साइड में इसके पास प्लस का साइन है, जब ये लेफ्ट में चला जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और माइनस का बन जाएगा। ठीक है, इक्वल टू का इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद अब सिर्फ 3 बचेगा, क्योंकि z को तो हमने यहां से हटा दिया, है ना। फिर हमने एक और चीज यहां पर देखी कि हमारा जो 2z और z है ये आपस में लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स होती हैं जिनको हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। जिनके पास सेम वेरिएबल हो और उस वेरिएबल की सेम पावर हो उसे ही लाइक टर्म कहा जाता है। ये दोनों लाइक थी तो हमने कहा चलो इनको सॉल्व किया जाए। तो 2z का 2z माइनस का z इसके साथ
और +6 का +6 बाद में। देखो मैंने क्या किया, इनकी जगह को बदल दिया, क्योंकि ऐसा हम कर सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, पर क्या कंडीशन होनी चाहिए कि आप इनके साइन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। यहाँ पे मैंने किया है, माइनस का z था तो माइनस का ही z रखा, प्लस का 6 था तो प्लस का ही 6 रखा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो 2z में से जब एक z को हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास एक ही z बचा, इधर प्लस का 6 है, इक्वल टू का इक्वल टू और 3 का 3 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है, मतलब हमें इस इक्वेशन के वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरिएबल z है तो z की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो आ जाएगा z इक्वल टू, z को हमने अकेला छोड़ना है। अगर हमें z की वैल्यू का पता लगाना है तो उसको बिल्कुल अकेला छोड़िए। z के साथ 6 था, 6 इसको अकेला नहीं छोड़ रहा था, तो हमने कहा कि इस 6 को यहां से हटा देते हैं, इसकी जगह जो है वो चेंज कर देते हैं, इसकी साइड जो है वो चेंज कर देते हैं। तो 6 को उठा के हम यहां भेजेंगे। तो देखो, इक्वल टू के बाद बच्चों जो होता है उसी को लिखना है। आप इक्वल टू के बाद अगर 6 - 3 लिखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखें कि इक्वल टू के बाद जो संख्या, जो नंबर लिखा है वही उसके बाद आना चाहिए। अगर यहाँ पे आप 3 को हटा करके 6 लिख दो तो गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 3 कुछ नहीं कर रहा था, 3 की तो कोई गलती ही नहीं है। 3 ने कहा मैं तो z के साथ हूं भी नहीं, तो मैं अपनी जगह क्यों बदलूं, जो शिफ्ट हो रहा है वो अपनी जगह को बदले। तो 3 ने कहा मैं इक्वल टू के साथ बैठा हूं तो मैं इक्वल टू के साथ ही रहूंगा, जो आ रहा है वो मुझसे पीछे जाए। तो 6 चला जाएगा पीछे और साइन आ जाएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 6 के पास प्लस का साइन था, जब वो राइट हैंड साइड को चला गया तो माइनस का साइन आ गया। सिंपल। फिर हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर 6 में से 3 माइनस करो तो 3 आता है, लेकिन यहां पर देखें तो 3 छोटा है, 6 बड़ा है। जो नंबर ग्रेटर होता है उसके पास जो साइन होता है, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, 6 बड़ा था, 6 के पास माइनस का साइन था, तो इसका मतलब आंसर में भी बच्चों माइनस का ही साइन जो है वो आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, z इक्वल्स टू -3। ठीक है, अभी बताएं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर था। अभी बताएं, अभी किसी का कोई डाउट? नो। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। अभी एक क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन करेंगे हम पोल में। तो अभी के लिए आपके सामने क्वेश्चन ये है, 5, चलो पहले मतलब मैं आपको सिखाती हूँ कैसे इसको करना है, फिर आप अगला क्वेश्चन करना। ठीक है, 5l प्लस नहीं -20/3 इक्वल टू 10/3। अभी देखिए, हमने ये क्वेश्चन देखा तो ये हमारा क्वेश्चन है, हमने इसको सॉल्व करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको पोल में भी आ सकता है, तो बिल्कुल ध्यान से सीखें कैसे इसको किया जाता है। सबसे पहला काम, अपने इस L को बिल्कुल अकेला छोड़िए। कौन इसके साथ है जो इसको अकेला नहीं छोड़ रहे? तो एक है 20/3, एक है 5। इन दोनों में से पहले किसको हम दूर करें, किसको हम उस तरफ भेजें? तो उसका आंसर है 20/3। क्यों? क्योंकि अगर हम कंपेयर करें कि 5 और 20/3 में L से दूर कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है 20/3 L से पहले ही दूर है, तो जो नंबर पहले से ही दूर बैठा है उसको और ज्यादा दूर हम कर देंगे। तो अभी करते हैं इसको ट्राई। अब देखो, अब मुझे बताएं, 5l यहां पे लिखा मैंने ऐसे का ऐसा, जब इसको मैं शिफ्ट करूंगी तो कैसे शिफ्ट करूं, बताएं? 5l 5l इक्वल टू मैम 10/3 प्लस में 20/3। ठीक है, वेरी गुड। देखो, बिल्कुल ध्यान से चीज देखनी है कि कभी भी ऐसा मत करना, कैसा कि 3 तो यहाँ पे जी डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। 20 यहाँ पे मतलब ऊपर है तो उसको नीचे लिख देते हैं। ऐसा कभी ना करें। क्यों? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि 20/3 पूरा का पूरा जो है वो L के साथ माइनस कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरी चीज यहां से उठाई जाएगी और वहां जाके प्लस करवाई जाएगी। लेकिन आप कभी भी गलती से ये मत सोचना कि 3 को कर दो ऊपर और 20 को कर दो नीचे। ऐसा कब होता? ऐसा तब होता अगर ये चीज L के साथ मल्टीप्लाई कर रही होती, लेकिन यहाँ पे माइनस हो रहा है तो हम इनको अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ उधर भेजेंगे। ठीक है,
प्लस और माइनस के केस में कभी भी कोई फ्रैक्शन प्लस माइनस हो रहा हो तो वो पूरा का पूरा फ्रैक्शन उठाना है, ऐसे लिखना है और बीच में साइन लगा देना है जो उसका नहीं है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आ गया है प्लस का साइन। ठीक है, आपने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कर सकते हैं, जो अपना आंसर देना चाहे दे सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो समझना चाहते हैं वो मेरे साथ समझ सकते हैं। नहीं, माइक ऑन करके आंसर नहीं देंगे अभी, अभी चैट में आंसर दो। क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो पूछ लो। हाँ बोलो। मैम इसे बता दीजिए आप, क्या बता दिया बेटा? ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं अभी अभी आई हूँ। और मुझे समझ नहीं आ रहा बेटा, आप क्या कह रहे हैं, फिर से बताएं। मैम जो अभी आप समझा रही है वापस से मतलब समझा दीजिए। ठीक है, देखो इसको मतलब शुरू से करना है, ये इसका स्टार्टिंग ही है। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, बेटा माइक ऑफ कर दें। ये हमारा क्वेश्चन है 5L माइनस 20/3 इक्वल टू 10/3। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे L की वैल्यू फाइंड करनी है, तो L को हम बिल्कुल अकेला छोड़ना चाहते हैं, लेकिन L को अकेला छोड़ने के लिए ये दो नंबर्स हैं जो अड़ रहे हैं, तो इनको हम बारी बारी करके बराबर है सॉरी इक्वल टू के उस तरफ भेजेंगे। ठीक है, तो अब 5 को पहले भेजें कि 20/3 को पहले भेजें, तो हमने कहा कि 20/3 को पहले भेजना है, क्योंकि ये L से पहले से ही दूर लिखे गए हैं। जो पहले से दूर है उसको और दूर कर दो, सिंपल। तो जब मैंने 20/3 को लेफ्ट हैंड साइड से उठा करके राइट हैंड साइड में लिखा, तो वो वहां जाकर के प्लस का 20/3 बन जाएगा। ठीक है, बस यही हमने सीखा था बेटा अभी तक। और उसके बाद देखिए, तो 5L का 5L ऐसे का ऐसा रहेगा, इक्वल टू का साइन ऐसे का ऐसा। इनको हमने ऐड करना है, तो कैसे ऐड किया जाता है, तो जब हमने फ्रैक्शन के क्वेश्चंस किए थे बच्चों, तो हमें पता है फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए नंबर 1 चीज जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि क्या इनके डिनोमिनेटर्स सेम है। अगर इनके डिनोमिनेटर सेम हुए, इक्वल हुए, तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, 3 यहाँ पे 2 बार लिखा गया था, लेकिन यहाँ पर ये जो है ये, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक, यहाँ पर ये बराबर है, डिनोमिनेटर इक्वल है, तो डिनोमिनेटर को एक बार लिखेंगे और न्यूमिनेटर्स को आपस में ऐड कर देंगे। तो मैंने कर दिया इनको ऐड। ठीक है, अब करते हैं इसको आगे सॉल्व। तो कैसे सॉल्व होगा ये, 5L ऐसे का ऐसा ही रहेगा और 10 में 20 ऐड करके आ जाएगा 30 और अपॉन में आ जाएगा 3। अब मुझे दिख रहा है कि 30 और 3 तो आपस में कैंसल आउट हो सकते हैं, तो कैंसिल कर लो। 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। ठीक है, तो यहां से कैंसिल होके क्या हो गया, 10 आ गया। तो 5L इक्वल टू 10। लेकिन अभी भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, ये इसका आंसर नहीं है, हमें इसे अभी आगे भी सॉल्व करना है। तो L को बिल्कुल अकेला छोड़िए, L के साथ 5 कर रहा है मल्टीप्लाई, तो जब इसको हम इक्वल टू के उस तरफ भेजेंगे तो ये वहां जाकर के क्या करेगा, डिवाइड। और जो चीज डिवाइड करती है वो हमेशा अपॉन के नीचे लिखी जाती है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये भी कट हो सकते हैं, तो इसको भी काट दो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो हमारे पास आंसर आ गया L इक्वल टू 2। ठीक है, चलिए तो अभी करते हैं एक ऐसा ही क्वेश्चन पोल में। अगर आप रेडी हैं तो वाई टाइप कर दीजिए। डाउट है डाउट है तो पूछे बेटा, पूछे। मैम, तो 20/3 को हम डायरेक्ट प्लस करके ले आए, उसे 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते उस साइड ले जाकर? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अच्छा यहाँ पर मैं लिखती हूँ, आप कह रहे हैं जैसे ये 5L है ना, और ये है 20/3 और इक्वल टू 10/3। तो आपका क्वेश्चन है कि क्या 3 को हम वहां ले जाके मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा? कि हमने इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा, ऐसे पूछ रहे हैं बेटा आप, इसको यहां से शिफ्ट करके? यस मैम। देखो, तो वही मैंने समझाया था कि देखो क्या होता है इसमें, कि ये जो आपका 20/3 है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। देखो, तो 20/3 जो है ये एक फ्रैक्शन है, और ये पूरी की पूरी जो टर्म है, ये पूरी की पूरी जो चीज है, हमने ये चेक करना होता है कि ये हमारे वेरिएबल के साथ क्या कर रही है। ठीक है, आपस में ये दोनों क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ेगा कि ये हमारे वेरिएबल के साथ क्या कर रहे हैं। तो 20/3 L के साथ क्या कर रहे हैं, बताइए जरा। मैम माइनस।
माइनस, ठीक है। तो इसलिए हम इसको उल्टा नहीं करेंगे। अगर ये देखो, अगर ऐसा होता 20/3 मल्टीप्लाई बाय एल, अगर ऐसी कंडीशन होती तो हम इनको जरूर वहां जाके डिवाइड या मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन ये पूरी की पूरी जो चीज है, ये पूरी की पूरी जो टर्म है, ये हमारे एल के साथ माइनस कर रही थी, इसलिए हम इस पूरे को उठा करके वहां रखेंगे और ये वहां पर ऐड होगी, ठीक है। इसलिए ये उल्टा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस हो रहा था। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होता तो जरूर हम वैसा ही करते। तो बस इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अभी आपको डाउट है तो पूछे। नो मैम। कि एल के रिस्पेक्टिव देखना होता है कि हमारे वेरिएबल के रिस्पेक्टिव ये चीजें क्या कर रही हैं। जैसे 5 क्या कर रहा था, एल के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, तो इसलिए वहां जाके डिवाइड किया इसने। तो वैसे ही 20/3 एल के साथ, एल से माइनस हो रहा था, तो वहां जाके ये पूरी की पूरी चीज क्या करेगी, प्लस कर देगी, ठीक है। तो चलो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम पोल में, और उसके बाद देखते हैं कितने बच्चों को डाउट है, कितने बच्चे अभी भी। अच्छा, आपने रिपीट के लिए कहा था, रिपीट के लिए चलो फिर से एक बार इसको लास्ट बार हम रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि अभी बहुत से बच्चे ज्वाइन हुए हैं। 5L माइनस 20/3 इक्वल टू 10/3 हमारा बच्चों क्वेश्चन है। इसमें हमने जो है वो L की वैल्यू को फाइंड करना है। ओहो, अभी एक और स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं। जितने बच्चे ज्वाइन हुए अभी बच्चों, फटाफट से फोकस्ड हो जाएं, फटाफट से अपनी स्क्रीन पे देखना शुरू कर दें, क्योंकि हम करने वाले हैं क्वेश्चन 5L माइनस 20/3 इक्वल टू 10/3, ठीक है। ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमने सॉल्यूशन के लिए क्या करना होता है, वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है। वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, वेरिएबल को अकेला छोड़ना होता है। तो हमने यहाँ पे एल को करना है अकेला, एल के साथ 5 है और 20/3 है, इनको हम बारी बारी इक्वल टू के उस तरफ भेजेंगे। तो मैंने लिखा 5L इक्वल टू 10/3 प्लस 20/3, क्योंकि 20/3 को जब यहां से उठाया उस तरफ भेजा तो यहाँ पर ये माइनस का था, यहाँ पर ये माइनस कर रहा था, वहां जाके ये प्लस करेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने 5L का 5L ऐसे कैसा लिख दिया है। फिर मैंने देखा कि ये तो एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को ऐड करने का तो अलग ही रूल होता है, हम उनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। तो उसका रूल कहता है अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है तभी आपके न्यूमरेटर ऐड होंगे, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं बच्चों तो हम ऐड नहीं कर पाते। तो पहला काम हमारा हो जाता है कि हम इनको जो है वो क्या कर सके, इनको हम जो है पहले बराबर कर सके, ठीक है। तो अभी के लिए डिनोमिनेटर सेम था तो मैंने इसको बस एक बार यहाँ लिख दिया है और अपने न्यूमरेटर को हम कर देंगे ऐड। ध्यान दें कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपके जो डिनोमिनेटर होते हैं वो प्लस नहीं होते, ना ही माइनस होते, वो बस कॉमन लिए जाते हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए ऐसा आ गया। फिर 5L का 5L इक्वल टू 30/3 आ जाएगा। 30/3 को कैंसिल कर दीजिए तो 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। यहाँ पर हमारे पास 5L आ गया 10 के बराबर, और इसको भी आ गया। हम अगर फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पर देखिए L इक्वल टू 10/5 आ जाएगा, क्योंकि 5 यहाँ पे कर रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा, डिवाइड जो करता है वो अपॉन के नीचे आता है, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहां से हमारा आंसर आ गया L इक्वल टू 2। चलिए तो अभी कर लेते हैं एक क्वेश्चन फटाफट से, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है अब और एक भी क्वेश्चन हमने नहीं किया, बल्कि काफी इजी क्वेश्चन है ये। इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे बच्चों नजर आ रहा होगा। जल्दबाजी मत करना और गलती से भी गलत मत करना, आराम से सोच समझ के अपना आंसर आपने देना है। क्वेश्चन आप सभी के सामने है 2y प्लस 5/2 और उसके बाद है इक्वल टू में 37/2, ठीक है। वही सेम ट्रिक होगी, पहले 5/2 को उठाइए, 5/2 यहाँ पे प्लस कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा खुद आप डिसाइड करें। उसके बाद जब ये सॉल्व हो जाएगा, जब बच्चों आप इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर लिखना मत भूलना। ऐसा ना करें कि 37 और 5 को सॉल्व कर दिया और अपॉन में 2 लिखा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल ना करें। फिर इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, अगर वो कैंसल आउट हो रहे होंगे ऊपर नीचे तो उनको कैंसल आउट कर देना।
उसके बाद y को बिल्कुल अकेला छोड़ना है, ये 2 भी इस y के साथ नहीं रहना चाहिए। तो ये थी 2-4 चीजें जिनका आपने ध्यान रखना है पूरे क्वेश्चन में। अब आप इसको सॉल्व करें और सॉल्व करके जो भी आंसर आता है उसका आंसर आप देंगे पोल में, जो कि आपको थोड़ी ही देर में नजर आने वाला है। तब तक के लिए सॉल्व करना शुरू कर दें सभी बच्चे। और अभी आपको जो है वो पोल भी नजर आ चुका होगा, आप अपना आंसर वहां पर दे सकते हैं जितने बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अभी 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। हाँ, हैंड रेज कर लिया करें, जिसने आंसर दे दिया वो हैंड रेज कर लिया करें। बाकी बच्चे हैंड डाउन कर लीजिए। बाकी जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है फिर भी आपके हैंड रेज्ड है तो डाउन कर लो। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। थर्टीन 14 स्टूडेंट्स अपने आंसर दे चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 29 स्टूडेंट्स क्लास में हैं और सभी कोशिश करें, जल्दी बिल्कुल ना करें, आराम से, मतलब उतना आराम से भी नहीं लेकिन हाँ रिलैक्स होके करें, पैनिक होके ना करें कि जल्दी जल्दी करना है आंसर देना, ऐसा ना करें। आराम से सॉल्व करो और जो आंसर आता है दे दो। ठीक है मैम अभी आपने इससे पहले कितने पोल करवाए हैं? ये फर्स्ट है। जो हमने पहले किया उसको हम उसके पोल रिजल्ट में काउंट नहीं करेंगे, वो रिवीजन क्वेश्चन था, यहां से आपका रिजल्ट बनना शुरू होगा। ठीक है मैम बेटा 20 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। क्लास में हमारे पास 31 स्टूडेंट्स हैं, तो सभी बच्चे आंसर करें। अभी 11 बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पोल में आंसर सबने करना है। सही होगा गलत होगा बहुत बात की बात है और बहुत छोटी बात है, सही गलत के तराजू में मैं नहीं तोलती किसी को। हाँ, पर कोशिश करना है। जो बच्चे कोशिश नहीं करेगा उससे थोड़ा सा हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, लेकिन जो कोशिश करते हैं फिर सही आए गलत आए वो तो बहुत बात की बात है, उसको तो हम अभी काउंट भी नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ट्राई सभी करें, चाहे आपका अच्छा हो बुरा हो कोई बात नहीं। गलतियां होगी तो यहाँ पे सुधारेंगे, उसलिए तो हम बैठे हैं। ठीक है, तो गलतियां होगी तो अच्छी बात है, उससे आप सीखेंगे कि अच्छा मुझसे ये गलती हुई, ये नहीं होनी चाहिए थी। बाकी फिर आपको क्वेश्चन भी ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। 25 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो अभी 26 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 27 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। 28 बच्चों ने आंसर कर दिया है। सिर्फ 3। हाँ जी बेटा बोले, आंसर नहीं बताना, बाकी बोलें जो आप बोलना चाहते हैं। ओके मैम। मैम जो वेडनेसडे के पोल रिजल्ट्स है ना, हाँ जी, वेडनेसडे के, वो आप दोबारा भेज देंगे? हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगी आपको। ठीक है ओके बेटा। चलिए 29 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, अभी रहते हैं 2 स्टूडेंट्स, तो जो 2 बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है प्लीज बच्चों अपना आंसर दे दीजिए। चलिए करते हैं अब हम 10 सेकंड्स का वेट। जो 2 बच्चे रहते हैं वो 10 सेकंड में अपना आंसर दे देना। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पोल हो चुका है अभी के लिए एंड, और इसका रिजल्ट कि कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को चूज किया है वो आपको बच्चों वहीं पर दिख रहा होगा जहां पर आपने पोल में आंसर दिया। ठीक है, मैम डी। बी मैम डी। डी ऑप्शन डी डी। मैम। चलो अभी के लिए माइक ऑफ करें, अभी देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। माइक ऑफ कर ले, माइक ऑफ कर ले। सॉल्यूशन फाइंड करना है, y को अकेला छोड़ना है, तो मैंने कहा जो चीज पहले से ही दूर है वो ये है, इसको और दूर कर दो। तो 2y का 2y, इक्वल टू का इक्वल टू के साथ 37/2 लिखा गया था, तो 37/2 ही लिखेंगे। और इस 5/2 को भी हम क्या करेंगे, तो इस साइड से उस साइड में भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस का था, वहां जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। फिर हमें पता है कि फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो 2y का 2y, इक्वल टू का इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम था, 2 बार लिखा गया था, एक ही बार लिखेंगे और अपने न्यूमरेटर को जो है वो हम
माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2y इक्वल टू में 37 में से 5 माइनस कीजिए तो 32 बचता है और अपॉन में 2 है, क्योंकि मैंने कहा न्यूमरेटर भी लिखना और डिनोमिनेटर को मत भूलना, इसे भी लिखना है। मुझे दिखा कि ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि ये भी 2 है, इसके एंड में भी 2 है, इवन नंबर है दोनों ही, तो कट जाएंगे। तो काटने के लिए 2 1 जा 2 और 16 2 जा 32 होता है, ठीक है। और उसके बाद 2y का 2y इक्वल टू में 16। फिर अभी भी मेरा आंसर खत्म नहीं हुआ है, मुझे y को बिल्कुल अकेला छोड़ना है। तो y को कर दिया मैंने बिल्कुल अकेला, y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो अगर इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सिंपल है, डिवाइड करता है तो डिवाइड करता है तो नीचे जाता है। अब इसको काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो हमारे पास आंसर आ गया कि y जो है वो कितने के बराबर है, y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8, क्योंकि कैंसल आउट करने के बाद हमारे पास सिर्फ 8 ही बच रहा है, ठीक है। तो ऐसे इसको हमने सॉल्व करना था। देखते हैं कौन सा ऑप्शन, तो जी हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। तो अभी भी अगर किसी भी स्टूडेंट के मन में कोई डाउट है कि ऑप्शन नंबर डी सही क्यों और बाकी गलत क्यों, तो आप मुझसे पूछिए, कोई डाउट नहीं है। अगर आपको समझ आ गया कि ऐसा क्यों हुआ तो आप वाई टाइप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ एक बच्चों के थोड़े थोड़े से गलत हो गए थे। तो अगर बच्चों आपको अपनी गलती का पता लग गया कि अच्छा इस पॉइंट पे गलत हुआ था, तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको ठीक कर दीजिए। और लेकिन नहीं समझ आ रहा कि कहाँ गलती हुई, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो बढ़े आगे, एक बार और बता दो, ठीक है, एक बार इसको और हम समझते हैं। देखिए हमारे पास था 2y प्लस 5/2 इक्वल टू 37/2, ठीक है। अब इसको करते हैं सॉल्व। तो हमने क्या करना था, y को बच्चों हमने बिल्कुल अकेला छोड़ना होता है। तो पहले मैंने लिख दिया 2y का 2y। पहले मैं किसे शिफ्ट करूं, 2 भी है, 5/2 भी है, पहले किसको शिफ्ट करूं, तो पहले इसको हम शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2y का 2y लिख दिया, उसके बाद इक्वल टू 37/2, क्योंकि इसको हटाना है। 2y के बाद इक्वल टू आ रहा है, इक्वल टू के बाद 37/2 आ रहा है, इसलिए हम इसको बिल्कुल सीक्वेंस में लिखेंगे, ठीक है। 5/2 यहां से उठ के वहां चला गया, यहाँ पे प्लस का था, वहां पर बन जाएगा ये माइनस का। और उसके बाद इसको सॉल्व करें तो 2y का 2y फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है अगर वो इक्वल है तो उसको बस एक बार लिखना होता है और अपने न्यूमरेटर को जो है वो माइनस कर देना है, ठीक है। तो जब आप इसको माइनस करेंगे बच्चों, यहाँ पर तो 2y का 2y ही रहेगा। जब आप इसको माइनस करेंगे 37 में से जब आप 5 को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 32 और अपॉन में 2, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि ये 32 और 2 तो आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो इनको कैंसिल कर दीजिए। 2 1 जा 2, 2 16 जा 32। अगर आपको कैंसिल करना नहीं आता है, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे डिवाइड कर लो 2 से 32 को, 2 1 जा 2, -1 बच गया, 2 ऊपर से नीचे आ गया, 2 6 जा 12। तो यहाँ पर देखिए इसको और इसको काटने पर 16 जो है वो हमारा बच रहा है। फिर 2y आ गया हमारा 16 के इक्वल, पर हमें 2y की नहीं, हमें तो y की वैल्यू चाहिए। तो y को छोड़ दीजिए बिल्कुल अकेला, 2 को भी यहां से हटा दो। तो 16, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां पर जाएगा तो डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा तो काटेगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो इस ऐसे ऐसे करके सॉल्व इसको, हमारे पास आंसर आ गया y इक्वल टू 8, ठीक है। चलिए तो अभी बढ़े आगे। चलिए तो अभी करते हैं अगला। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, y इक्वल्स टू 8। तो अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं वो है हमारा फैक्टराइजेशन का। कैसे फैक्टराइजेशन करनी है, तो मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर की हेल्प से। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन होता क्या है, क्या समझते हैं आप फैक्टराइजेशन से। तो फैक्टराइजेशन कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। फैक्टराइजेशन कहता है कि किसी भी बड़े नंबर को, ठीक है, मैं इसको बिग लिख रही हूँ, वैसे ग्रेटर लिखना चाहिए पर अभी फिर बहुत लंबा हो जाएगा ना लिखने के लिए, तो मैंने बिग लिख दिया, ठीक है। बिग नंबर मतलब बड़ा सा कोई नंबर है, उसको जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, कैसे, स्मॉल स्मॉल नंबर में। बड़े नंबर को, बिग नंबर को जब हम छोटे छोटे नंबर्स में, स्मॉल नंबर्स में
तोड़ के लिख देते हैं तो उसी को हम कहते हैं फैक्टर। लेकिन किस फॉर्म में लिखना है? छोटे छोटे नंबर्स के एडिशन में लिखना है, छोटे छोटे नंबर्स के माइनस में लिखना है, या छोटे छोटे नंबर की मल्टीप्लिकेशन में लिखना है? बताइए। मल्टीप्लिकेशन, वेरी गुड। हम क्या करेंगे? छोटे छोटे नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में बड़े नंबर को तोड़ के लिखते हैं, उसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन। उसी प्रोसेस को एग्जांपल कर ले इसका, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। तो अभी के लिए मैंने जो बड़ा नंबर है वो ले लिया है 24। अब बात करें 24 के फैक्टर्स की, तो मुझे पता है 24 जो है वो किस किस में टूट सकता है। एक तो ये टूटेगा 6 into 4 में, है ना? और दूसरा आप बताएं किस में टूटेगा? मैम 1 into 2। 1 into 2 तो बेटा 2 1 2 होता है ना, तो 24 की बात कर रहे हैं। मैम 8 into 2। 12 into 8 into 3 I 12 think। into 2 8 into 3, 8 into 12 3, और into एक और, हाँ एक और ने कहा है जो 12 into 2। चलो ये भी ठीक है। तो ये तीनों क्या है? ये तीनों ही इस 24 के फैक्टर्स हैं। इनफैक्ट तीनों नहीं, बल्कि जितने भी नंबर यहाँ पर हमें दिखे वो सभी 24 के फैक्टर्स होंगे। 2 भी, 12 भी, 8 भी, 3 भी, 6 भी, 4 भी। तो ये सभी क्या है? 24 के फैक्टर्स हैं। 24 बिग नंबर था, हमने इसको छोटे छोटे नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, मतलब हमने 24 की फैक्टराइजेशन जो है वो कर ली है। ठीक है? तो कभी भी हमें किसी नंबर की अगर फैक्टराइजेशन करनी है और हम चाहते हैं कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल एक्यूरेट आए, तो हम कोशिश करते हैं बच्चों कि हम इसके जो है वो प्राइम फैक्टर्स बनाएं। कैसे फैक्टर्स? प्राइम फैक्टर्स। ये जो नंबर ऊपर आपको दिख रहे हैं ये प्राइम फैक्टर्स नहीं है, ये सिर्फ फैक्टर्स है। दीज आर ओनली फैक्टर्स। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम अपने नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकें। ठीक है? तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? बहुत सिंपल है। प्राइम फैक्टराइजेशन कहता है कि आप फैक्टर बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर किसकी मदद से बनाओ? तो प्राइम नंबर्स की मदद से। किसकी मदद से? प्राइम नंबर की हेल्प से। ठीक है? तो प्राइम नंबर की हेल्प से जो भी फैक्टर्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो इसके लिए हमें अब ये चीज पता होनी चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर के लिए ट्रिक भी है और इसकी डेफिनेशन भी है। डेफिनेशन ये है, द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, सिर्फ उनके 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है? तो ये पेन ढंग से चल नहीं रहा अभी। 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? पहला तो नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद ब खुद अपना फैक्टर होगा, और दूसरा 1। बस ये 2 ही फैक्टर उसके होते हैं। अगर आप डेफिनेशन की बात करो तो ये उसकी डेफिनेशन है। अगर आप ट्रिक की बात करें कि कैसे प्राइम नंबर को याद रखा जाए, तो देखो, प्राइम का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा, या फिर आप इसको रिलेट करें प्राइम मिनिस्टर से। देखो, ऑफेंड मत होना, मतलब बस एक ट्रिक बना रहे हैं और कुछ भी नहीं। बस ट्रिक है कि अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो सिर्फ अपने ही रेजिडेंस में रहते हैं। क्या वो किसी और के रेजिडेंस में जाएंगे? नहीं, क्योंकि उनके पास अपना खुद का रेजिडेंस है और वो वहीं पे रहना पसंद करते हैं। तो सेम वैसे ही हमारे प्राइम नंबर भी होते हैं। ये भी बच्चों अपने ही टेबल में रहना पसंद करते हैं और किसी भी नंबर के टेबल में जाना पसंद नहीं करते, या नहीं जाते। पसंद की बात भी छोड़ो, जाते ही नहीं। ठीक है? तो वो नंबर पहला तो है 2, क्योंकि 2 को अगर मैं देखूं तो 2 मुझे अपने टेबल के अलावा और किसी टेबल में जाता हुआ नहीं दिखता। आप कहेंगे 1 में तो आता है, ठीक है, 1 में आएगा और अपने में आएगा, और किसी के जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है? तो वो उन्हीं को हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो पहली डेफिनेशन ये हो गई कि इसके फैक्टर क्या होंगे। फैक्टर निकालो तो फैक्टर आपका 2 1 2 ही बनेगा और कोई फैक्टर नहीं बनेगा। आप इसको 3 1 करके नहीं लिख पाओगे क्योंकि ये तो 2 है ना? तो इसलिए इसे हम कहेंगे कि ये एक प्राइम नंबर है। तो इसी हिसाब से ट्रिक ले लो या इसकी डेफिनेशन ले लो। आप मुझे अगला प्राइम नंबर बताइए। पहला तो 2 है, मैम दूसरा है 3। 3, तीसरा बताएं। मैम 5। 5। अच्छा, 6 है क्या? क्या 6 है? मैम 6 नहीं है। नो मैम, क्योंकि वो 3 के टेबल में आता है। वो 3 के टेबल में जा रहा है, अपने टेबल में भी बैठा हुआ है, 1 में तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन अपने और 1 के अलावा वो 3 के टेबल में भी जा रहा है। और अगर एक और बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो 6 के ज्यादा फैक्टर्स है। एक तो 2 इसका फैक्टर है, 2 के टेबल में भी जा रहा है वो,
3 उसका फैक्टर है, 6 उसका फैक्टर है, तो कितने सारे फैक्टर बन गए, है ना। लेकिन प्राइम नंबर के इतने सारे फैक्टर नहीं होते, प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, एक वो बेचारा खुद होगा और एक 1 होगा, सिंपल, और कोई भी उसके फैक्टर नहीं होते, ठीक है। तो 6 नहीं होगा, 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो अगला बताएं 5 के बाद कौन है? मैम 7 7 के बाद मैम 7 11 11 के बाद 13 13 के बाद 15 17 15 नहीं है, मैम 17 17 के बाद मैम 19 17 वो और 19 19 के बाद मैम 23 23 के बाद मैम 27 27, तो 9 3 is 27, आता है मैम 9 और 3 के टेबल में। तो 29, ठीक है। तो ये है हमारे प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर की हेल्प से, प्राइम नंबर की हेल्प से जब हम अपने फैक्टर्स बनाते हैं तो उसी को कहा जाता है कि वो उसके प्राइम फैक्टर है। अभी हमने 24 के सिंपल फैक्टर बना लिए हैं, अब हम 24 के प्राइम फैक्टर्स भी फटाफट से सीख लेते हैं, क्योंकि आगे हमें क्वेश्चन में काम आएंगे प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 24। अब प्राइम फैक्टर जब बनाने हैं तो इसका भी एक रूल होता है, वो कहते हैं कि अपना जो आप डिवीजन या जो भी फैक्टर बनाना शुरू कर रहे हो, सबसे छोटे प्राइम नंबर से ही शुरू करना। तो मैंने कहा सबसे छोटा तो 2 है, तो 2 से शुरू करते हैं, 2 से शुरू किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। उसके बाद मैंने देखा कि ये तो 3 से जा सकता है, तो क्यों ना मैं इसको 3 4 जा 12 लिख लूं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक सबसे छोटा प्राइम नंबर डिवाइड करना बंद ना कर दे, या कोई ऐसा नंबर यहां पर आ जाए जिसको आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, तब तक आप नेक्स्ट की तरफ नहीं बढ़ोगे, ठीक है। तो मैंने देखा यहाँ पे 3 से भी डिवाइड हो सकता था, पर रूल नहीं है ऐसा, रूल कहता है 2 से ही आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से ही करते हैं, 2 6 जा 12, फिर से 2 से 2 3 जा 6। अब क्या हुआ, अब मैंने 3 को भी 2 से डिवाइड करने की कोशिश की, लेकिन ये डिवाइड नहीं हो पाया। तो अब 2 ने कहा कि अब मेरे बस की बात नहीं है, अब मुझसे नहीं होगा, तो अब आप नेक्स्ट नंबर से ट्राई कर लो। तो अब हमने फाइनली किसको लिया, अब हमने ले लिया 3 को, और 3 1 जा 3 आ गया। तो ये जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, ये सभी जो है वो 24 के प्राइम फैक्टर्स कहलाए जाएंगे, 2 2 2 और 3, ठीक है। इसे हम कहेंगे 24 के प्राइम फैक्टर्स। और बात करें 24 के सिंपल फैक्टर्स की, तो वो तो हमारे पास थे ही, वो तो हमने देखे ही हैं, ठीक है। तो बस यही था फैक्टर्स के बारे में कि किसी नंबर के फैक्टर कैसे बनते हैं। अब क्योंकि हम सिर्फ नंबर के बारे में तो पढ़ नहीं रहे, हम तो पोलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पोलिनोमियल में तो वेरिएबल्स भी आते हैं, तो क्या वेरिएबल के भी फैक्टर बनाए जा सकते हैं? बताएं जरा, यस और नो। क्या मैम आप रिपीट करेंगे क्वेश्चन? क्या वेरिएबल के भी फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं? वेरिएबल मतलब ABCD जो है। नो मैम नो मैम आई थिंक नहीं, पर इसका आंसर है यस, कि हाँ वेरिएबल्स को भी फैक्टराइज किया जाता है अगर वो पावर में हो तो। जैसे कि देखिए, मैंने लिखा x की पावर 4, तो इसको जब मैं फैक्टराइज करूंगी, इसके जब मैं फैक्टर्स बनाऊंगी, तो कैसे लिखूंगी? मैम x को 4 बार x की पावर 2 into 2। हाँ वो भी ठीक है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करें तो ऐसे, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्व करें तो ऐसे कि x को 4 बार लिख लो, क्योंकि x की पावर में 4 था, जिसकी पावर में जो नंबर होता है उस चीज को, देखो जिसकी पावर में जो नंबर होता है उस चीज को उतनी बार लिखा जाएगा। x की पावर में 4 है, तो हम x को लिखेंगे 4 बार और साइन लगा देंगे मल्टीप्लीकेशन का। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब अगर मैं बात करूं x y z a, इसके फैक्टर बनाइए, तो कैसे बनाएंगे? मैम x इंटू वाई इंटू जेड इंटू ए। सिंपल, x इंटू वाई इंटू जेड इंटू ए, ऐसे हम लिख देंगे। अच्छा, अब अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए 4y की पावर 3, तो इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे? मैम 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई बाय 3y, जो मतलब 3 बार y मतलब लिखेंगे। y into y। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन हाँ, ये इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें कि जब आप किसी टर्म के फैक्टर बना रहे हो जिसमें नंबर भी है और वेरिएबल भी है, तो हमेशा नंबर के भी फैक्टर बनाने हैं और वेरिएबल के भी बनाने हैं। इसको आप कभी भी बच्चों ऐसे मत लिखना, क्योंकि ऐसे में आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब
उतना एक्यूरेट आंसर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमने 4 को तो तोड़ा ही नहीं, तो 4 को भी तोड़ना है, 4 के भी फैक्टर बनाने हैं, तो 4 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और y के हो जाएगा y इंटू वाई इंटू वाई, ठीक है, 3 बार। तो बस ये था हमारा फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है। अब हम सीखेंगे कि ना ही नंबर की फैक्टराइजेशन करनी है, ना ही किसी टर्म की फैक्टराइजेशन करनी है, बल्कि पूरे के पूरे पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन करनी है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको अब आने वाले हैं, आपको बोला जाएगा कि इस पूरे टर्म के फैक्टर बनाओ, तो वो कैसे बनाए जाते हैं वो हम इस टॉपिक में सीखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो इसमें जो मेथड है वो है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर का। तो मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर कहता है द फैक्टर विच इज कॉमन टू ऑल द टर्म्स इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर, कि ऐसा फैक्टर या ऐसी चीज जो हर एक टर्म में हो, जो सभी के पास हो, उसको हम कॉमन फैक्टर कहेंगे, उसको हम कॉमन फैक्टर कहेंगे, ठीक है। बट देखते हैं आगे कैसे। तो देखिए यहाँ बच्चों, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करें। यहाँ पर आपको 4 चीजें नजर आ रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि चारों में कौन सी चीज कॉमन है, तो आप क्या कहेंगे? एप्पल मैम। एप्पल। एप्पल, वेरी एप्पल, ठीक है। मैंने कहा कि एप्पल जो है वो कॉमन है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर मान लो इसके पास एप्पल नहीं होता, तो क्या तब भी हम कह पाते कि कॉमन एप्पल है? यस मैम। नो मैम। यस भी आ रहा है, नो भी आ रहा है। नो मैम, सब में नहीं है ना, हाँ, इसी। हाँ, क्योंकि हमने पीछे क्या पढ़ा कि जो कॉमन टू ऑल द टर्म, जो सभी में कॉमन होगा उसी को कॉमन लिया जाता है। तो इसका मतलब एप्पल जब चारों के पास है तो ही कॉमन होगा, किसी एक के पास से भी मिस हो गया तो उसको हम कॉमन नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ पर चारों के पास था तभी हम इसको कॉमन ले पाए। अब तो मैथ में भी ऐसा होगा, आपके पास कुछ नंबर्स होंगे, उन नंबर्स में कोई एक चीज आपको कॉमन नजर आ रही होगी, तो उसको तो पहले आपने ढूंढना है। फिर ढूंढने के बाद क्या करना है, तो चलो पहले तो मैंने इसको साइन दे दिया, माइनस का, प्लस का और माइनस का, ताकि हम इसको मैथ से रिलेट कर पाए। मैंने देखा एप्पल कॉमन था, तो एप्पल यहाँ पे 4 बार लिखा गया था, लेकिन जब हम किसी चीज को कॉमन ले लेते हैं तो उसको हम सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे एक बार लिख लिया है। अब क्या होता है, जिस चीज को बच्चों हम बाहर कॉमन लेके लिखते हैं, उसके डायरेक्ट बाद आपको एक ब्रैकेट शुरू करना पड़ता है। कॉमन ले लिया, एप्पल बाहर लगा दिया और एक ब्रैकेट शुरू कर दिया। उस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाएगा, तो उस ब्रैकेट के अंदर सारी की सारी टर्म्स लिखी जाएंगी, किसके अलावा? एप्पल के अलावा। जैसे कि फर्स्ट टर्म में एप्पल के अलावा क्या चीज बची है? बनाना। बनाना, तो वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, कहां पर? पहली टर्म के प्लेस पे। फिर साइन किसका है? माइनस का है, तो माइनस लगा दीजिए। उसके बाद देखिए, तो एप्पल के अलावा यहाँ पे क्या बचा है? ऑरेंज। ऑरेंज। का साइन। एप्पल के अलावा यहाँ पे क्या बचा है? पाइनएप्पल। पाइनएप्पल। और माइनस का साइन। यहाँ पर एप्पल के अलावा क्या बचा है? स्ट्रॉबेरी। बस ऐसे ही आपने अपने क्वेश्चन के साथ भी करना है कि पहले तो इस चीज का पता लगाना होगा कि कॉमन क्या है, फिर उसको बाहर लिखे, अंदर जो है वो सारी टर्म्स लिखनी पड़ेंगी विदाउट कॉमन टर्म, ठीक है। तो अभी करते हैं एक क्वेश्चन ऐसा, मतलब मैथ से, ताकि हम इसको रिलेट कर पाए, वैसा ही क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अभी आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसमें मैंने इसके फैक्टर्स पहले ही बना दिए हैं। तो आपको दिख रहा है इसमें सबके पास क्या चीज है जो हम कॉमन ले पाए? मैम जेड। जेड। कितने जेड कॉमन लेंगे? 3 नहीं, मैम। 1 1, ठीक है, ओनली 1। तो ओनली 1 क्यों लिया, उसके बारे में बात करेंगे। पहले कॉमन जेड ले लिया है, तो जेड को बाहर लिख दो, उसके बाद ब्रैकेट लगा दो। फर्स्ट टर्म के पास जेड के अलावा क्या चीज बच रही है? 5। मैम 5। माइनस का साइन। सेकंड टर्म में से एक जेड कॉमन ले लिया, तो कितनी चीज बच रही है? मैम 2 इंटू जेड। थर्ड टर्म में से एक जेड कॉमन ले लिया, तो क्या बच रहा है? मैम 5 इंटू जेड। 5 स्क्वायर लिख सकते हो, 5 जेड इंटू जेड लिख सकते हो, ठीक है। अब हमने देखा, यहाँ पर हमने देखा कि ये आपका, अच्छा ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका आंसर आ चुका है, ये आपका जो है वो फैक्टर्स बन चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमने एक ही जेड कॉमन क्यों लिया, क्योंकि ये एक रूल है बच्चों। रूल कहता है कि कोई चीज जो कॉमन आ रही है, देखो यहाँ पर था
5 इंटू जेड, यहाँ पे था 2 इंटू जेड इंटू जेड, यहाँ पर था 5 इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड। सबसे ज्यादा जेड हमारे पास 3 थे, उससे कम 2 थे, उससे कम 1 थे। तो किसी चीज को जब हम कॉमन ले रहे हैं, उसकी कितनी क्वांटिटी को कॉमन लेंगे, 1 को, 2 को या 3 को, वो डिपेंड करता है जिसके पास सबसे लीस्ट हो, सबसे कम हो। सबसे कम जेड कितने हैं और किसके पास है? सबसे कम, देखिए बेटा माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें। सबसे कम जेड है 1, मतलब सबसे कम नंबर ऑफ जेड है 1, और वो किसके पास है? तो वो इसके पास है। तो जो चीज सबसे कम होती है उसको उतना ही हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर एक के पास 3 जेड थे, एक के पास 2 थे, एक के पास 1 ही था। सबसे कम किसके पास थे? फर्स्ट टर्म के पास कितने थे? 1 था। तो इसलिए हम एक ही जेड कॉमन ले पाए। एक लास्ट एग्जांपल करते हैं, फिर क्लास एंड करेंगे, ठीक है? मतलब देखो, अगर क्वेश्चन क्या होता, अगर क्वेश्चन ऐसा होता 5a इंटू ए, 5 इंटू ए इंटू ए इंटू ए, और यहाँ पर 5 इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। अब बताइए क्या चीज आप कॉमन लेंगे और कितनी? मैम मैम ए लेंगे और ए स्क्वायर। 2a। तो 5, पहले तो 5 ना कॉमन, देखो 5 5 5, और उसके बाद कितने ए हम कॉमन ले सकते हैं? मैम 2a। मैम 2 मतलब ए इंटू ए, इसका मतलब 5 ए स्क्वायर, इसको हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि लीस्ट नंबर ऑफ ए जो है इसके पास है। कितने हैं? 2 हैं। सबसे कम नंबर वाले को ही कॉमन लिया जा सकता है। बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है और आपके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं। कॉमन इसको हम अगली क्लास में भी डिस्कस करेंगे, और इसके पोल के क्वेश्चन ही अब डायरेक्ट हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? चलो, इतनी डिटेल में इसको नेक्स्ट क्लास में नहीं हम समझेंगे। हाँ, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। किसी बच्चे का कोई डाउट अगर है तो क्लास में बने रहे, मुझसे पूछें, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।